और हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग और आज हमारे स्टूडियो में आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या करें, मार्केट थोड़ा डर में है कि क्या करेंगे ट्रम्प साहब। आज थोड़ा सा जजमेंट डे है आज। आपका क्या व्यू होगा, क्या वर्स्ट प्राइस में है और क्या कल से ग्लोबल मार्केट, हमारी मार्केट क्या चलना शुरू कर सकते हैं? अच्छा चांस है, क्योंकि टिपिकली क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बाजार पहले से ही पैनिक कर लेता है। हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी वॉलेटाइल रही है, इंक्लूडिंग द यूएस मार्केट्स काफ़ी करेक्ट करी है। तो मुझे लगता है कि एक दिन का ही सवाल है, तो ज़्यादा देर की बात नहीं है। बट मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस सबसे कम है। तो सारी इमर्जिंग मार्केट्स देखें हम, कंपेयर टू एशिया में चाइना है, जापान है, कोरिया है, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई भी मार्केट देखें आप, तो इंडिया की एक्सपोर्ट डिपेंडेंस सबसे कम है। तो एक्चुअली वीकनेस है, बट इस माहौल में ये स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन एक सेक्टर जहाँ पर बहुत डर बना हुआ है वो है आईटी। आप देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में पिछले साल का सबसे स्ट्रांग सेक्टर था ये, इस साल सबसे वीक का। क्या डर लग रहा है यहाँ पर? क्या जो मंदी का डर है वो बहुत बड़ा डर है? और कितना प्राइस में है यहाँ पर? आपके पोर्टफोलियो में इस समय आईटी की क्या स्टैंस है? ओवरवेट हैं, आप अंडरवेट हैं? इस समय क्या करेंगे आप आईटी में? तो आईटी में हम काफ़ी टाइम से स्ट्रक्चरली मैं कहूँगा अंडरवेट है, खास करके लार्ज कैप आईटी में। जो भी हमारा एक्सपोजर है आईटी में वो मिड कैप कंपनीज में है। और उसके सबसे बड़ी रीज़न ये है, वजह यह है कि हमने जो कोविड के टाइम पे जो एक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग देखी थी कॉर्पोरेट्स से ग्लोबली, यूएस, यूरोप, इंडिया में भी एक्स्ट्रा आईटी स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ी थी। उसकी वजह से 2 साल हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ दिखी, ग्रोथ। बट वो एक वन टाइम था मेरे ख्याल से। और अब जो पिछले 1 साल से हम देखें तो नॉर्मलाइज हो रहा है। कोविड के पहले अगर हम देखें तो आईटी सर्विसेज का जो मॉडल था वो 5 से 10% का ग्रोथ दे रहा था। मुझे लगता है वही स्ट्रक्चरल ग्रोथ रेट है, बिकॉज ऐसी कोई नई बिजनेस मॉडल कोई इन्वेंट तो कर नहीं रहे। तो यूएस स्पेंडिंग भी नॉर्मलाइज हुई है, तो मेरे ख्याल से 5 to 10% जो ग्रोथ पहले कर रही थी वो नॉर्मल ग्रोथ की ओर लार्ज कैप आईटी कंपनीज जा रही हैं। हाँ, स्टॉक पिकिंग में मिड कैप जो कंपनीज हैं उसमें स्पेसिफिक कंपनीज है जहाँ पे हंगर ज़्यादा है, जहाँ पे मैनेजमेंट्स में एक बिग पिक्चर विजन है, और जहाँ पे लो बेस की वजह से और स्पेसिफिक नीश सेगमेंट्स की वजह से वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली एज अ सेक्टर वी आर अंडरवेट। आप अंडरवेट हैं इस स्पेस पे। अच्छा मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस बार मेटल्स के बाद, कमोडिटीज़ के बाद किसी अगर बास्केट में था वो था निफ्टी बैंक। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक टुवर्ड्स 52,000 हमने देखा। आपने और आपके इंस्टीट्यूशन ने बैंक्स और एनबीएफसीज में क्या सबसे ज़्यादा पिक किया? प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एचएफसीज, या फिर कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनी? पूरे एनबीएफसीज और में आपका सबसे प्रिफर्ड स्पेस क्या रहा? गुड मॉर्निंग वीरू। एनबीएफसीज और बैंक्स में हमारा जो प्रेफरेंस है वो लार्ज एनबीएफसी और लार्ज बैंक्स की ओर है। और उसकी मैं एक बिग पिक्चर व्यू दूं तो मेन रीज़न ये है कि करीबन 2 साल से ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था, और उसकी वजह वो जायज़ थी क्योंकि आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी थी। हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे करके कम हुई थी, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि आप जो हाई रिस्क लोन्स हैं इनसिक्योर्ड वगैरह में, उसमें आप क्लैम्प डाउन करें। तो पिछले 9 से 10 महीने में हमने देखा है कि जो अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ द लोन है वो सबसे प्रॉफिटेबल था और सबसे फास्ट ग्रोइंग भी सेगमेंट था। वहाँ पे हमने ग्रोथ कम होते हुए देखा। तो सारी सेक्टर लार्ज एनबीएफसीज और लार्ज बैंक्स का डी रेटिंग हुआ था, और रिलेटिव टू द मार्केट वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके थे। अगर अब हम देखें तो एक वैल्यूएशन का बेस बन गया है। क्रेडिट ग्रोथ जो ऑलमोस्ट 10% पे आ चुकी है, इससे लो नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग के हमारी जीडीपी 6.5% पे ग्रो करेगी। तो मुझे लगता है कि FY26 जो आने वाला जो साल है उसमें अगर हम 13, 14, 15% क्रेडिट ग्रोथ अचीव कर लेंगे और बैंक्स की जो वैल्यूएशन है वो ये लेवल पे शुरू कर रही हैं, तो एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस की सिचुएशन बन रही है। शॉर्ट टर्म में मैं देखूं तो अदर गुड फैक्टर्स आर, आरबीआई ने जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स थी वो कम करी हैं बैंक्स के लिए। आरबीआई ने इंक्लूडिंग येस्टरडे एक सरप्राइज ओएमओ किया है, तो लिक्विडिटी जो नेगेटिव थी वो सिस्टम लिक्विडिटी पॉजिटिव करने की ओर जा रही है। आरबीआई मुझे लगता है एक और रेट कट भी करेगा अगली पॉलिसी में वेरी 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 शॉर्टली। तो एक जो आरबीआई का रवैया हॉकिश था, टाइट रखने का था, वो अब डेफिनेटली चेंज हो चुका है।
डविशनेस से लूज रखने का। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और आरबीआई की फोकस अभी इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रोथ पे है, और जो भी ज़रूरत है ग्रोथ के लिए वो करेंगे, और जब जीडीपी ग्रोथ करती है तो बैंकिंग क्रेडिट तो बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रहा है नेक्स्ट 1-2 साल के लिए लार्ज बैंक्स और लार्ज एनबीएफसीज के लिए। विद इन द सेगमेंट हम माइक्रो फाइनेंस और जो हायर रिस्क सेगमेंट्स हैं, लो अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो फाइनेंस, उसमें अभी तक अवॉइड कर रहे हैं। जो गोल्ड फाइनेंस है, जो व्हीकल फाइनेंस है एंड डाइवर्सिफाइड जो फाइनेंशियल्स हैं इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स वगैरह, उसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस की बेस बन रही है ये सेगमेंट के लिए। हाँ, अच्छा मेहर जी, ये अभी जो टैरिफ की बात चली और टैरिफ टेंशन्स जो हैं वो एक और सेक्टर पे हावी रही, वो था ऑटो। और जो न्यू इमर्जिंग थी वो ईवी, उसमें टेस्ला की भारत में मौजूदगी शायद तमाम ऑटो कंपनियों को थोड़ा सा बैकफुट पे रख रही हैं, और टेस्ला खुद अब BYD के नंबर से परेशान है। पर हमें ऑटो को अप्रोच कैसे करना चाहिए इस वक्त? अब सो ऑटो में हमारा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। टू व्हीलर्स में मेरे ख्याल से ऐसी कोई टैरिफ की इश्यूज़ नहीं होगी। ट्रैक्टर्स फॉर एग्जांपल, उसमें ज़्यादा टैरिफ की इश्यूज़ नहीं होगी। तो ये सब सेगमेंट्स जो है उसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और सिलेक्टिवली अभी भी जो मिड कैप और स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरीज हैं उनमें काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स में काम कर रही हैं, कैपेसिटीज़ बढ़ा रही हैं, ग्लोबल मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। उनको यूएस से इतना मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक पिकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ऑटो एंसिलरीज में ज़्यादा है, और मैं कहूँगा कि जो मेन OEMs है उसमें हम ज़्यादा पॉजिटिव ट्रैक्टर्स हैं, टू व्हीलर्स है, लिटिल बिट प्रीमियम एंड वाले जो टू व्हीलर्स बनाते हैं वो सेगमेंट्स में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए बात हो गई ऑटोज़ पर। आपका इस समय सबसे ज़्यादा ओवरवेट सेक्टर्स कौन से हैं? कहाँ पर आप इस समय सबसे ज़्यादा पैसा मैनेज कर रहे हैं और पैसा डालने की सोच रहे हैं? सो एब्सोल्यूट वेट में तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल्स ही हैं, जिसमें लार्ज बैंक्स और एनबीएफसीज आते हैं। उसमें माइल्ड ओवरवेट कहूँगा मैं। लेकिन सिग्निफिकेंट ओवरवेट में अगर बात करूँ तो इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में है। खास करके विद इन इंडस्ट्रियल्स डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, मैं कहूँगा पावर सेक्टर लिंक जो स्टॉक्स हैं उसमें हमारी काफ़ी सिग्निफिकेंट ओवरवेट है। और जो दूसरा सेगमेंट जहाँ पे अगेन सिग्निफिकेंट ओवरवेट है वो फार्मास्यूटिकल्स में है। फार्मा नहीं कहूँगा, सॉरी, हेल्थ केयर कहूँगा। हेल्थ केयर में CDMO है, हेल्थ केयर में हमारे पास डायग्नोस्टिक्स लैब्स भी हैं, और हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी ओवरवेट है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर में कहूँगा तो ओवरवेट है काफ़ी सिग्निफिकेंटली, एंड इंडस्ट्रीज में तो डेफिनेटली काफ़ी। बिल्कुल। तो डिफेंस और कैपिटल गुड्स, डिफेंस पिछले 1 महीने में काफ़ी चला, उससे पहले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। कैपिटल गुड्स नहीं चल रहा है, तो ये जो डाइकॉटमी है ये क्यों है, और क्या ज़रूरत है मार्केट को कि कैपिटल गुड्स में भी वापस एक रैली आए? सो कैपिटल गुड्स में ऑफकोर्स देयर आर सब सेगमेंट्स। तो हमारी जो ओवरवेट है वो काफ़ी पावर T&D लिंक्ड है। तो उसमें कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज है, ट्रांसफॉर्मर्स जो बनाती है, ट्रांसमिशन जो करती है, वो लिंक जो सेगमेंट्स है उसमें अभी हम काफ़ी पॉजिटिव है। अभी भी रिन्यूएबल्स में है जो वो सेगमेंट में पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो डिवर्सिफाइड कंपनीज हैं उनकी जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ रही है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो पावर सेगमेंट, रिन्यूएबल स्पेस वगैरह जो है वहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, इंक्लूडिंग डिफेंस। तो जो सेगमेंट में गवर्नमेंट ने डेफिनेटली डिसाइड कर दिया है कि इसको ग्रो करना है, वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो अदर जो जनरल कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है उसमें भी मेरे ख्याल से तेज़ी आएगी, बट दैट विल बी मोर अ फंक्शन ऑफ कैसी GDP बढ़ती है, जो हम होप कर रहे हैं कि अगले साल बेटर रहेगी। बिल्कुल। अरे एक और स्पेस, अब आजकल फिर सुख बुगाड़ शुरू हो गई है। आज जैसे NSDL IPO की बात हो रही है, आगे जाकर होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में शायद NSE का भी ब्लॉकबस्टर IPO आ जाएगा। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, इन सब पर आपका क्या व्यू है? सो टेक्निकली हमने थोड़ा एक्सपोजर घटाया था टुवर्ड्स द वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। बट ये अगर मैं स्ट्रक्चरल कॉल हूँ तो हम वी आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू इंक्रीज द एक्सपोजर। तो हमारे पास काफ़ी ओवरवेट थी लास्ट ईयर, फिर हमने थोड़ी उसको कम करी थी, बट लेकिन नाउ वी आर लुकिंग टू बिल्ड अप। एक और रीज़न था हमने कम किया था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बैंक्स और NBFCs में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था टेक्निकली, बिकॉज ऑफ RBI's स्टांस चेंज। तो विद इन फाइनेंशियल्स हमने थोड़ा लेंडर्स वर्सेस नॉन लेंडर्स पे लेंडर्स में शिफ्ट किया था। बट स्ट्रक्चरली में अगर 3 या 5 या 10 साल का व्यू लूँ तो डेफिनेटली ये जो कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट है वो लेंडर से ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा। ओके, चलिए। अच्छा, एक बास्केट और मैं, क्योंकि आपसे इस पूरी बातचीत में शायद मेटल्स पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन अगर कमोडिटीज़ में रहूँ,
तो सीमेंट पे मुझे याद अच्छी तरीके से लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स में लीडर इन द पैक अल्ट्राटेक सीमेंट ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे, वो अभी भी कमांडिंग पोजीशन में है। सीमेंट में कुछ आप लोगों की बाइंग मिहिर जी? हमारे पास बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है, मोस्टली एक या दो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक्स में हमारे पास को इतनी एक्सपोजर नहीं है। टिपिकली हमने देखा है कि सीमेंट जो है वो सेक्टर वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा डिपेंड करता है कंपेयर टू मार्जिन ग्रोथ या वैल्यू ग्रोथ। तो एक नॉर्मल ग्रोथ सेक्टर में कहूँगा, दे आर गुड एफिशिएंट कंपनीज ग्रोइंग एट अ नॉर्मल रेट। तो हमको अल्फा क्रिएट करना है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टाइल में ज़्यादा बिलीव करती है। तो जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ, कैपेसिटी इंप्रूवमेंट्स की जो स्टोरीज होती है, वहाँ हम ज़्यादा जाते हैं। तो एक दो मिड कैप स्टॉक्स है जहाँ पे हम अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटीज़ नहीं आ रही है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा मेरी जी, एक थीम जो शायद सबको पसंद आ रही है और मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन भी बायस के फेवर में है, और ये पूरा छुट्टियों का सीज़न, लुक एट इंडिगो, आई मीन कमांडिंग पोजीशन में है, और होटल्स, तमाम होटल्स। मैं इनफैक्ट कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इस बार भी प्रीमियम होटल कैटेगरी में लगभग 7 से 6% की टैरिफ हाइक्स की एक्सपेक्टेशन। तो आप खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं? मैं इस बार तो खुशी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इस बार कहीं नहीं जाना इस बार कहीं नहीं जाना है, तो इस बार तो खुश हो सकता हूँ। बट एज अ मतलब बायर आपका व्यू क्या है इस वक्त इस स्पेस पे? सो ये दोनों आपने जो सेगमेंट्स कहे हैं, एयरलाइंस एज वेल एज होटल्स, हमारी जो एक वेरी फर्म बिलीफ वाली थीम है विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम कंजम्पशन। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जिस तरह से डेमोग्राफिक्स जा रही है स्ट्रक्चरली, प्रीमियम कंजम्पशन वाली जो आइटम्स है वो फास्ट ग्रो करेंगी। सर्विसेज या गुड्स दोनों, सर्विसेज में जैसे आपने कहा होटल्स है, ट्रैवल एंड टूरिज्म लिंक्ड है, एयरलाइंस है, वो सब आ जाती है उसमें, और इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट जो हमने डिस्कस किया, सेविंग्स के लिंक्ड है, वो भी लिंक टू डेमोग्राफिक्स है। तो ये स्ट्रक्चरली एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है दोनों सेगमेंट्स में मेरे ख्याल से। और दोनों सेगमेंट्स में मैं कहूँगा कंपटीशन इतनी फियर्स नहीं है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स में कहूँगा अब काफ़ी हो चुके हैं। लोगों ने देखा है कि एक सर्टन इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए होता है ये सब सेगमेंट में। तो मेरे ख्याल से जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने पहले कहा फार्मा, फिर आपने उसको चेंज करके बोला नहीं, सॉरी फार्मा नहीं, हेल्थ केयर और स्पेसिफिकली सीडीएमओ। करेक्ट। जो ट्रेडिशनल जेनेरिक फार्मा कंपनीज हैं उन पर बैट नहीं लगाना है अभी? उन पर स्पेसिफिक ले सकते हैं जहाँ पे अगेन देर आर सर्टन कंपनीज जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी दिख रही है। बट वैसी मैं कहूँगा जो मेन लाइन टॉप जो 5-6 कंपनीज हैं उसमें मैं कहूँगा नॉर्मल ग्रोथ रेट्स हैं, सुपीरियर ग्रोथ रेट्स नहीं है। Okay. जैसे हमने डिस्कस किया कि लार्ज कैप आईटी जो है वो अभी नॉर्मल ग्रोथ वाली मैच्योर ग्रोथ फेज में है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो फार्मा कंपनीज है वो मैं कहूँगा मैच्योर फेज में है। तो क्योंकि हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, हम वो एक्स्ट्रा ग्रोथ देखते हैं जो हमें जो लार्ज कैप जो जेनरिक फार्मा कंपनीज है उसमें नहीं दिखता इतना। ओके, चलिए मेरे जी बहुत